हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज टीचर्स डे है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये ऐसा दिन आया है और उम्मीद करती हूँ कि अगला जो टीचर्स डे आएगा तो आप सब मेरे साथ एक शिक्षक के तौर पर वर्तमान में अवगत रहेंगे, है ना। तो मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ आप सबको और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग जल्दी शिक्षक बन जाएं। और अभी भावी शिक्षक के लिए भी शुभकामनाएं ले लीजिए और आने वाले शिक्षक दिवस में भी आप लोग एक एक सीट पक्की कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, है ना। बहुत ही अच्छा डे है आप सबके लिए, हमारे लिए, है ना। सभी टीचर्स के लिए है आज का दिन, बहुत बड़ा दिन है ना। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं सेशन की। सेशन में क्या है हमारे आज, तो आज जानते हैं कि डेली रात्रि की 9 बजे क्लासेस रहती है। कितने बजे? रात्रि की 9 बजे क्लास डेली रहती है। संडे हो या मंडे, तीज हो या त्यौहार, लेकिन आपको क्लासेस जरूर मिलती है, ठीक। चलिए, तो ये आपने क्लास ये टाइमिंग जान ली है, तो चलिए जान लेते हैं कि पहला प्रोसेस आपकी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आपका पहला प्रोसेस क्या रहता है। अगर कोई नए फ्रेंड्स जुड़ते हैं तो उनके लिए पहला क्या रहता है, तो पहला ऑप्शन सबसे पहले तो चैनल पे आए। चैनल पे आने के बाद सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वो उन्हें लिंक क्लास की मिल गई है, वो जुड़ गए हैं क्लास में, तो सबसे पहला काम उनका है कि चैनल को ये जो रेड कलर का दिया सब्सक्राइब टाइप का, उसको क्लिक कर देना है, ठीक। तो ये आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। सेकंड आपका ऑप्शन क्या करना है, ये जो बेल दिख रही है आपको, है ना, जो आपको मंदिरों में बेल दिखा करती है, वो बेल यहाँ पर मिलेगी आपको चैनल में मिलेगी, वो आपको क्लिक करना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये प्रेस हो जाएगी। तो इसके बाद आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन यहीं से मिलेगा। तीसरा काम क्या रहेगा आपका, यहाँ पर आपको क्लास को लाइक करके जाना। लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, ये बहुत गलत बात है ना। मेहनत करके इतना कंटेंट दे रही हूँ तो आप सभी लोग लाइक करके जाइए यहाँ से। चलिए, चौथा काम जान लेते हैं क्या है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका, ये आपका शेयर करना है। जो आपका यहाँ पर दायित्व है, फर्ज बनता है आपका, है ना, कि मैम मेरे लिए इतना मेहनत करती हैं, तो हमें एक काम आपको जरूर कहती हूँ कि शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे जितना हो सके, है ना। जिस तरीके से आप शेयर करने के लिए बन सके उस तरीके का आप शेयर कीजिए, ताकि ये लोगों तक पहुँचे, है ना। आप खुद सोचिए कि अगर मैं नहीं कहती हूँ, मैं सिर्फ शेयर करने के लिए कहती हूँ, लेकिन आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, दिल पे हाथ रख के कहिए। आज टीचर्स डे है, आपको मालूम है कि आज हम टारगेट रख के दोपहर ही आपको जो मॉर्निंग की क्लास थी 12 बजे, उसमें ही हमने चर्चा कर लिया था कि आज रात्रि की जो क्लास है वो 50+ लाइव होना चाहिए। रीजन क्या है, मैं आपको क्यों आज बार बार कह रही थी कि 50+, रीजन ये है कि जो आपका सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था एमपी टेट का, है ना, एमपी टेट में जो आपका सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था 2018 में, किसका, सेकंड ग्रेड का, वो आज सीडीपी का यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। रीजन क्यों है, क्योंकि मैंने आपको सीटेट का क्वेश्चन करा चुका है यहाँ पर, है ना, एमपी टेट का क्वेश्चन करा चुका है आपको, यूपी टेट का भी करा चुकी हूँ, ये आपका सेकंड ग्रेड का करा रही हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि जो सीडीपी का पार्ट होता है वो चेंज नहीं होता है ना, इसलिए आप लोग इसका भी ऑब्जर्व कर लीजिए कि किस टाइप के यहाँ भी क्वेश्चन बने थे। क्योंकि बहुत सारे साथी एमपी टेट के हैं, बहुत सारे साथी यूपी टेट के हैं, तो टेट से नहीं होता है। क्योंकि थॉर्नडाइक से क्वेश्चन क्या बनेगा, चाहे एमपी टेट लेगा, ये सी टेट लेगा, या यूपी टेट लेगा, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम तो प्रभाव का नियम ही कहेगा ना, कोई अलग तो नहीं बन जाएगा उसके लिए क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए, और आज बताइएगा कि आपके सही मायने में सेकंड ग्रेड के नंबर कितने आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से साथी होंगे कि जो सेकंड ग्रेड का यहाँ पर एग्जाम फेस कर चुके होंगे ना, तो आप लोग सभी लोग आंसर करिएगा। हम काफी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, है ना। हर टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, ताकि आपके सीडीपी में 30 में से कम आपके 28 आए, है ना। ये 28 आपको लेकर के आना है। चलिए, तो हम बहुत सारी बातें कर लिए हैं, है ना। तो ध्यान लेते हैं क्या है यहाँ पर। यूट्यूब की लिंक दी हुई है, सबसे पहले यहाँ पर जुड़ जाइए आप सभी लोग चैनल पर। ये टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए और फटाफट रिवीजन कीजिए, है ना। क्या कीजिए, फटाफट रिवीजन कीजिए। क्योंकि एमपी डेट के भी मालूम है कि 26 सितंबर से बातचीत हो रही थी, है ना, अपन बातचीत कर चुके थे। डेट है एमपी डेट की भी, क्योंकि कैंसिल तो हुई नहीं है ना, तो आप लोग वही डेट का मान चलिए। और सीटेट के भी आपके आगे पीछे डेट रहेगी, क्योंकि एक एग्जाम हुआ कि दूसरा एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बस अपना यहाँ पर रिजल्ट बनाइए और साथ ही साथ अपना यहाँ पर अपने प्रैक्टिस को मजबूत बनाइए। हम डेली यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतनी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी नंबर, कोई भी साथी छूट कर ही नहीं जाएगा, है ना। बस हाँ, उसके लिए आपको डेली क्लासेस जरूर अटेंड करनी पड़ेगी, है ना। संस्कृत क्लास आपको मंडे को होगी 12 बजे होगी दिन में, है ना। संस्कृत क्लास मंडे को होगी, मंडे और ट्यूसडे आपकी संस्कृत क्लास रहेगी। सभी दोस्तों को 50+ यहाँ पर मिल चुके हैं हमारे साथी संस्कृत वाले, है ना। 50 और बाकी है, 50 मिल जाएंगे, 15 हमको मिल जाएंगे, तो टोटल 30+ हम स्टार्ट करेंगे मंडे की पहली क्लास को, है ना, दोपहर के 12 बजे जो संस्कृत क्लास रहेगी। और जितने साथी का सेकंड
सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, सभी लोग यहाँ पर लाइव अपना नाम बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि हमारा नाम ये है और हमारा सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, तो मैं उनका नाम ऐड कर लूंगी। और जिन नामों को हमारे पास 30 लिस्ट रहेगी वो सभी अटेंड होने चाहिए विदाउट, अगर रीजन रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन रीजन नहीं है तो सबको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, है ना। चलिए, ये मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, रीजन क्या है, आप सबके लिए कर रही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं है, ना यूट्यूब से, ना सोशल से, ना आपसे, ना किसी और से, है ना। इसलिए जितना भी मैं कर रही हूँ प्रयास, जितना भी मुझसे हो पा रहा है छोटा मोटा, वो सब आप सब के लिए, है ना। तो आप सबको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, हाँ डेली पढ़ना, ये चीज़ ध्यान रखें। चलिए, तो ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं प्रयासरत हूँ आप सबके लिए निःशुल्क शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप सब भी प्रतिबद्ध हो जाइए मेरे साथ अपनी तैयारी को वेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि आज आपको 50+ लाइव रखना है, क्योंकि हमने आज ये क्वेश्चन रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस किस टाइप के, क्योंकि एमपी टेट का एग्जाम है तो एमपी से रिलेटिव ही एग्जाम है ना, तो कहीं ना कहीं वो हेर फेर जरूर करेगा वो चीज़। यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सी टेट, ये सब कुछ एक जैसे ही रहता है, एक जैसे ही क्वेश्चन बनता है। आप लोग खुद ऑब्जर्व करके देख चुके हैं, क्योंकि मैं सभी के क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ। तो आज देख लीजिए इस टाइप के भी क्वेश्चन सीडीपी के, है ना। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपने ईश्वर को नमन कर लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, और क्वेश्चन में थोड़ा आराम से कराऊंगा। रीज़न ये है कि आप लोग उसका जो सेंस कहता है क्वेश्चन वो समझ पाएँ। बहुत स्पीड नहीं करूँगी आपके इस क्वेश्चन में। रीज़न यही है कि क्योंकि आप लोग समझ पाओ चीज़ों को आसान भाषा में। और कैमरे का इशू आप लोग बिल्कुल ना मानिए कि कैमरे में मैम क्लास नहीं दी है। रीज़न ये था कि कैमरे की क्लास अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही, इसलिए नहीं दे पाई हूँ, है ना। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आपको कैमरे से कोई मतलब नहीं, आपको मुझसे मतलब है, कंटेंट से मतलब है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपके आसपास हूँ, आपके दिल में हूँ, आपके हर जगह जहाँ भी आप चाहोगे वहाँ पर मैं आपको मिल सकती हूँ, है ना। चलिए, तो कोशिश कीजिए कि क्लास तक ही रहे। चलिए, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन? बाल केंद्रित, तो आराम से लेकर के चलती हूँ मैं, ठीक है। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है, बताइए। बाल केंद्रित जो शिक्षा है आपका, तो उसमें मूल्यांकन का जो एक मूल्यांकन अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना। तो जो मूल्यांकन होता है तो सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है? वैसे तो आपको मूल्यांकन मालूम है कि मूल्यांकन के बारे में जब बात होती है अपने आप में ये लास्ट में होता है। मूल्यांकन किसी चीज़ का लास्ट में होता है ना, ये सभी को फ्रेंड्स को मालूम है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी मालूम होगा आपको कि जो मूल्यांकन होता है तो किसी न किसी रीजन से मूल्यांकन, जैसे आपका क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और आपका समेटिव असेसमेंट होता है, दोनों रचनात्मक और योगात्मक दोनों मूल्यांकन होते हैं। तो आपको ये मालूम है, हमारी क्लासेस हो चुकी है। मॉर्निंग में हमने ये क्लास रखी थी, है ना, असेसमेंट के बारे में, एवल्यूएशन के बारे में। तो हमने दो टाइप के यहाँ पर एवल्यूएशन देखा था, एक फॉर्मेटिव देखा था। पहला कौन सा देखा था हमने? फॉर्मेटिव देखा था, जो कि क्या था, वो रचनात्मक था। कौन था? रचनात्मक था। दूसरा हमने क्या देखा था? सबमेटिव देखा था, है ना। यहाँ पर हमने सबमेटिव देखा था, यहाँ पर योगात्मक इसका हिंदी होगा, ठीक। तो जो आपका ये रचनात्मक होता है ये सत्र में कितनी बार होता है? ये आपके सत्र में 4 बार होता है। जो आपका ये सबमेटिव असेसमेंट होता है वो 2 साल में कितने बार होता है? 2 बार होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, है ना। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। यहाँ पर बताइए, एवल्यूएशन का जो आपका सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? उनके अधिगम और विकास के लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका कि किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। या फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। आंसर कीजिए सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये एमपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आया था, ये सीडीपी का क्वेश्चन मैं उठाई हूँ वहाँ से। चलिए, आंसर कीजिए सभी लोग। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कारण की बात कर रहा है, जो मूल्यांकन का पार्ट है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण कारक की बात कर रहा है ना। तो ये उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना, बिल्कुल सही बात है ना। हम जब किसी चीज़ को अगर हम खुद का प्रैक्टिस करते हैं, या हम खुद की, जैसे आप यहाँ पर क्लास ले रहे हो, है ना, डेली यहाँ पर क्लास अटेंड करते हो। क्लास अटेंड करने के बाद जब मैं आप ऑब्जर्व करती हूँ, आपको टेस्ट हर संडे को टेस्ट देती हूँ, तो मैं आपको क्या करती हूँ? मूल्यांकन करती हूँ ना। तो मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि उन लक्ष्यों की ओर जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं जिस क्लास को पढ़ा रही हूँ उनकी प्रगति की, मैंने कितना पढ़ाया, बच्चों की कितनी प्रगति हो रही है, उनका निगरानी करना, उनकी देखभाल करना, उनकी जांच करना, है ना, उनको अवलोकन करना या उनका ऑब्जर्व करना, ये मेरा मकसद होता है। तो ये आपको मालूम है कि इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है उनके अधिगम। मैं आपको आराम से इसलिए समझा रही हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको 4 ऑप्शन यहाँ को ABC करके बताऊँ और निकल जाऊँ, है ना। मेरा मकसद ये, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है ना, और एग्जाम आने के बाद आपको कॉन्सेप्ट ही वहाँ पर आंसर करवाएगा, है ना। एक क्वेश्चन से आपको 4 ऑप्शन क्लियर कर रही हूँ, 5 ऑप्शन, तो आपको सिर्फ वहाँ पर ये
कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर पाएं कि मैम इसके बारे में ये बताया था, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना, जल्दबाजी में नहीं चलना है हमको, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्या कह रहा है, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल सही बात है ना, कि बच्चे ने क्या सीखा है, अधिगम में क्या सीखा है, और विकास के लिए, क्योंकि उनके डेवलप की, जब हम लर्निंग करवा रहे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आपके टेट एग्जाम के डेवलप के लिए बात कर रहे हैं ना, कि हम आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। उनके लक्ष्य, आपके लक्ष्य निर्धारित करने के लिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी, आपकी भी सक्रिय भागीदारिता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। सही बात है, ये भी आपको किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण है कि आपका ये रिजल्ट बन गया है। अब होता क्या नहीं, किसी मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल, यहाँ पर मुख्य सामग्री मटेरियल यहाँ पर नहीं होता है ना, शिक्षण सामग्री की बात नहीं होता, ज्ञान कौशल की बात नहीं है। यहाँ पर मूल्यांकन हम करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, उसकी प्रगति, उसकी जानकारी, उसकी भागीदारिता, सब कुछ हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं। तो रीजन पूछ क्या रखा था हमसे, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा था, तो क्योंकि ज्ञान और कौशल भी होता है, लेकिन इसमें मुख्य सामग्री है, तो मुख्य सामग्री इतना अहम नहीं दिखा रही है यहाँ पर, है ना। मूल्यांकन पे वैसे तो शिक्षण सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग में, लेकिन यहाँ मूल्यांकन पे नहीं होती, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल दे रही हूँ, है ना। चलिए, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें डिटेल की ज़्यादा जरूरत नहीं, मैं उसमें नहीं दूंगी, है ना, ज़्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। जो मानव जाति है आपकी, है ना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो जो आपका अभिवृत्ति, आपको मालूम है कि वृद्धि, विकास, अभिवृत्ति, ये सब आपने पढ़ रखा है ना। तो ये बताइए कि ये वितरण सामान्य है, जैसा आपका एक मोटिवेशन होता है ना, क्या होता है, एक एप्टीट्यूड होता है, एक एटीट्यूड होता है ना। एक क्या होता है, एटीट्यूड, एक एप्टीट्यूड, ये दोनों हुए आपके लिए, एक अभिवृत्ति, एक अभिप्रेरणा होती है ना। तो ये बताइए यहाँ पर कि वितरण सामान्य होता है, अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है, सामान्य है, ये वितरण ये अस्त व्यस्त है, ये वितरण विषम है, वितरण विविधतापूर्ण है। आंसर करें सभी लोग, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। और ईमानदारी से आज 50+, आज आपको टीचर्स डे है, आज आपको मैम मॉर्निंग में ही बता चुकी थी, है ना, कि 50+ आज लाइव रखना है। तो आप लोग जहां से लेके आइए शेयर कीजिए, है ना, और सभी साथियों को आज जुड़ ले, जितने भी ग्रुप हों आपके फ्रेंड्स के, आपके सिस्टर के, है ना, ब्रदर के, सभी में शेयर करके आइए, है ना, और मन लगा के शेयर कीजिए, क्योंकि आज 50+ लाइव होना चाहिए। आज बिल्कुल हमको यहाँ पर मनोबल नहीं तोड़ना है मैम का, है ना। चलिए कोशिश कीजिएगा आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग पूरा करेंगे जरूर। चलिए बताइए, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो आंसर कीजिएगा, कोई वस्तु क्या है, कोई वस्तु क्या है, कह रहा है कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि जब जहां पर क्या आएगा आपके ऑप्शन में या क्वेश्चन में क्या आएगा, मानसिक प्रतिरूप आएगा, क्या वर्ड आएगा, मानसिक प्रतिरूप या विचार की जब बात आएगी, तो ध्यान रख लीजिए कि ये बात कहाँ की हो रही है, ये बात आपके संज्ञानात्मक विकास की हो रही है। रीजन क्या है, क्योंकि जो आपकी यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब संज्ञानवादी जो व्यक्ति हैं, प्रगतिवादी जो व्यक्ति हैं, रचनावाद जो है ना, जो संज्ञान वाद है, ये किसकी बात करता है, ये मानसिक प्रतिरूप, आपके मेंटलिटी, आपके मस्तिष्क की बात करता है, आपकी विचारधारा की बात करता है। तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा ऑप्शन निर्माण की बात कर रहा है, ये नेटवर्क कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है, संरचना। आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर हमने थ्योरी पढ़ रखी है। बताइए आप लोग, आंसर कीजिए, और किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मैं बता दे रही हूँ। चलिए बताइए, आंसर कीजिए। तो यहाँ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्कीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर सी, स्कीमा, है ना। तो चलिए, आपके बहुत सारे साथी जानना चाहते थे कि टैलेंट खोज प्रतियोगिता का सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो कल का सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो हिंदी रहेगा। हिंदी व्याकरण से कल क्वेश्चन बनेंगे, है ना। क्या होगा, हिंदी व्याकरण। तो आपका ये सब्जेक्ट रहेगा, तो अपने सभी साथियों को सूचित कर दीजिएगा। सूचित करने से बता दीजिएगा कि आपका हिंदी व्याकरण का यहाँ पर टेस्ट है कल, ठीक। चलिए तो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने देख लिया है क्या है राइट ऑप्शन आपका, स्कीमा है। क्यों है स्कीमा, आपको मालूम है स्कीमा क्या है, एक स्कीम है ना, एक प्लानिंग है, आपके एक योजना है। आप किसी की प्लानिंग करते हो, तो पहले जब प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आप किसी और से शेयर तो नहीं कर देते हो। पहले अपने जैसे कहीं जाना है आपको, है ना, ट्रेवल पे जाना है या कोई चैप्टर पढ़ना है, अपने मन ही मन आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो कि हमको क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में इतने बजे उठना चाहिए, इसके बाद हमें ब्रश करना चाहिए, इसके बाद हमें ऐसे करना चाहिए, मतलब अपने एक मन में ही आप प्लान कर लेते हो, है ना। तो ये चीज़ क्या है, आप अपने मस्तिष्क में ही कर रहे हो ना, और किसी भाग में तो होता नहीं विचार, है ना, मस्तिष्क में होता है। तो ये आपका मानसिक प्रतिरूपण, मतलब इसकी की एक बात हो रही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर कीजिएगा सभी लोग।
चलिए, और जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं उनका दायित्व मैं बता देती हूँ कि पहला काम उनका क्या है कि पहला काम वो करेंगे अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे शेयर करके आएंगे, अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी वो एक्टिव रहते होंगे। मैं बीच बीच में सबको समय दूंगी। आज मैं आप सबको समय दूंगी आज शेयर करने के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। सभी को आज समय मिलेगा कि शेयर करके आइए, ये नहीं कि क्वेश्चन छूट जाएगा, मैम आप आगे निकल जाएंगे इसलिए हमको समय नहीं मिला। मैं आपको स्पेशली समय दूंगी शेयर करने के लिए, ठीक। तो आप लोग शेयर करके आएंगे उस टाइम पे, क्योंकि आज हमारा 50+ लाइव होना चाहिए, टारगेट हमारा आज कंप्लीट होना चाहिए। तो आप लोग शेयर करके आइए, जितने साथी जुड़े हैं शेयर करके आइए। हर 4 क्वेश्चन के बाद आज आपको यहाँ पर समय दूंगी आपको शेयर करने के लिए, तो शेयर करें सभी लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई होप आप लोगों ने, सभी लोगों ने ईमानदारी अपनी दिखाई होगी, है ना, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया होगा शेयर का तो वो मुझे पता भी चल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं चलता, मुझे पता चल जाता किसने शेयर की बटन यहाँ पर क्लिक की है। चलिए, 15 बच्चों की कक्षा में, क्या कक्षा में कितने, 15 बच्चे हैं ना। जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली, 15 और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। 15 कैसे हैं, सीखने वाले बच्चे हैं, और 15 कैसे हैं, अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षण में, ऐसे में बाल केंद्रित शिक्षण के अनुसार हमको क्या करना चाहिए वहां पर, बताइए। पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना। अगर कोई बच्चा, क्या है, 15 बच्चे कैसे हैं, 15 बच्चे अलग अलग सीखने वाली क्षमताओं के हैं, और 15 कैसी है, अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। जब 2 टाइप के बच्चे हैं यहाँ पर, तो बताएंगे हम उनके लिए क्या प्रोसेस बनाएंगे, कैसा शिक्षण वहाँ पर प्लान करेंगे। एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करेंगे। एक ही क्लास हम एक दोनों बच्चों के लिए, दोनों टाइप के बच्चों के लिए क्या करेंगे, एक हम लेसन प्लान यहाँ पर करेंगे, है ना, पहले पढ़ाने के लिए। सेकंड कह रहा है प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसके जरूरतें क्या है ना, कि मतलब एक बच्चे को आपने देख लिया है तो आपको पता चलेगा कि नहीं बाकी बच्चों की भी क्या एबिलिटी हो सकती है, क्या प्लानिंग कर सकते हैं हम, क्या उनकी जरूरतें हैं। एक बच्चों से आप निर्धारित कर सकते हो क्या ऐसा सही है, या फिर आपका कक्षा की क्षमता के मध्य को लाभित करते हुए पाठ योजना विकसित करना, या फिर आप कैसे कर सकते हो कि उनकी क्षमताओं को मध्य में, जैसे कि 15 बच्चे कैसे हैं, थोड़ा कम व्यक्तित्व वाले हैं, मतलब कम समझदार हैं, और 15 बच्चे कैसे हैं, थोड़ा हाई लेवल के समझदार हैं, मतलब उनके व्यक्तित्व अलग अलग है दोनों के, है ना। तो आप क्या करोगे, दोनों को मेडिएटर बना लोगे, है ना। 15 को जो कुछ रहेंगे मध्य पहले वाले रहेंगे, या 15 कैसे ज्यादा वाले रहेंगे, तो उनके मध्य को आप लाभित करते हुए पाठ प्लानिंग करोगे। या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एक पाठ योजना विकसित करती है कि सभी के लिए उपयुक्त है। एक लेसन प्लान आप यहाँ पर कोई बनाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, वो लेसन प्लान सभी के लिए उपयुक्त है, या फिर ये डिसाइड करोगे। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। पॉजिटिव टर्म से प्रत्येक बच्चे को आपको देखना है ना, क्या देखना है, प्रत्येक बच्चे को एक पाठ योजना विकसित करना है कि उसकी जरूरतें क्या हैं, है ना। सभी बच्चों को एक साथ में देख करके चलना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा नॉर्मल कर लेती हूँ, है ना। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ये आया हुआ एमपी टेट का भी जो 2nd ग्रेड का हुआ 2018 में हुआ था, वो आया हुआ है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बताइए, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं, बताइए। यहीं पे अभी जो अभी हुआ है जो आपका 2nd ग्रेड का एग्जाम, वही क्वेश्चन बने थे। तो मैंने कहा आप सबको लिए यहाँ पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, इसीलिए मैं कंटेंट ढूंढ के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल आपको दे रही हूँ कि आप लोग आंसर करें, है ना। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है, बताइए। फ्रेडरिक फ्रोबेल है, जॉन डुई है, ये जॉन डुई नहीं, जॉन डीवी होंगे, ये डीवी होंगे, हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए थर्ड क्या है, जॉन पियाजे है, जीन पियाजे हैं ये फोर्थ ग्राम गैप्स हैं। आंसर कीजिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका। तो आपको मालूम है कि आसान सा क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षक जनक कौन माने जाते हैं, जॉन डीवी जी माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जॉन डीवी जी हैं, है ना। करके सीखने पर प्रगतिशील जो शिक्षा है वो करके सीखने पर ज़्यादा फोकस करती है। इनका कहना है कि बच्चे क्या है, कोरी स्लेट नहीं है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, सीख करके ही आते हैं ना, ये इनके अनुसार बताया गया है ना। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है, जीन पियाजे ने क्षमताओं और आपकी योग्यताओं को क्या नाम दिया, स्कीमा दिया, समायोजन दिया, अहम केंद्रित भाव यूगोसेंट्रिक दिया, या आत्मसात्विकरण। आंसर कीजिए। क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर समायोजन नहीं है,
रीजन क्या, समझ एडजस्टमेंट की बात समायोजन करता है आपको, ना कि क्षमताओं और योग्यताओं की नहीं करता। अहम केंद्रित बात के मन ही मन जब बच्चा बात करता है तो वो आपका अहम केंद्रित कहलाता, ईगोसेंट्रिक कहलाता है ना। आत्मसात्विकरण क्या होता है, जब आप पुरानी चीजों को नई चीजों में आत्मसात कर लेते हो, एडजस्टमेंट बना लेते हो, वही आपका क्या हो जाता है, आत्मसात्विकरण। ये जो आपका समायोजन है और आत्मसात्विकरण, ये दोनों ही अनुकूलन एडाप्टेशन के ये आपके टाइप है, दोनों प्रकार हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब ये देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ बना है, यही क्वेश्चन अभी हमने यूपी टेट में पढ़ा, यही क्वेश्चन हमने सीटेट में पढ़ा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बताइए ये पियाजे जी के बारे में क्या अलग से पूछ सकेगा अलग टेट में, या सीटेट में अलग पूछ देगा वही क्वेश्चन, या एमपी टेट में पूछ देगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। आपके टेट के कोई भी हो, लेकिन पूछे कहाँ, थ्योरी कहाँ से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पियाजे जी की थ्योरी, अब ये आपके पियाजे जी की थ्योरी है, कोहलबर्ग की आपकी, जो हम नेक्स्ट सेशन में रखूंगी अभी, तो मैं पियाजे जी की थ्योरी से और कोहलबर्ग की थ्योरी से और इनके वाइगोत्स्की जी की थ्योरी से मैं डिटेल में आपको बता दूंगी, इन्हीं के क्वेश्चन दे दूंगी आपको। तो आपको इफराद यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा हो जाएगा मटेरियल, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर जो उन्होंने दिया है, नाम दिया है, वो स्कीमा का नाम दिया है। अब क्योंकि क्षमताओं और मेंटेलिटी, योग्यताओं की बात हो रही है, तो ये तीनों तो आपके नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन स्कीमा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। अन्वेषण या डिस्कवरी अधिगम में, अन्वेषण या डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक डॉट डॉट की भूमिका निभाते हैं। आज आप लोग अगर ये क्योंकि आप लोग सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, या रीड की कोई कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की भी कर रहा है ना, तो जो भी आप टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज आप इसको आंसर करने के बाद अपने आप को मालूम पड़ जाएगा, सभी फ्रेंड्सों को, सी टेट वो फर्स्ट पेपर कर रहे हो, एमपी टेट थर्ड ग्रेड का कर रहे हो वो लोग, है ना। तो आज आपको सबको मालूम हो जाएगा कि हाँ, जब हमारे वर्ग 2 में आ सकते हैं, एमपी टेट के वर्ग 2 में आ सकते हैं, तो हमारे 3 में क्यों नहीं आ सकते। अगर आपके हाई लेवल की प्रिपरेशन है तो आप लोग थोड़ा सा उससे कम की आप कर सकते हो, है ना। तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आज आपको बताना पड़ेगा कि हमारे इतने नंबर, सभी को बताना पड़ेगा। बताइए, सलाहकार होगा, अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम की एक भूमिका, है ना। ये जो आपका अन्वेषण है, वैसे एनसीएफ में भी यही बताया गया, शिक्षक को एक नाम दिया गया है। तो बताइए, उनमें से अधिगम के एक डॉट डॉट की भूमिका निभाते हैं कौन? सलाहकार निभाता है, समन्वयक निभाता है, प्रबंधक निभाता है, प्रेरक निभाता है। बताइए, आंसर कीजिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका समन्वय, फैसिलेटर हो जाएगा, है ना। इनको क्या कहा गया है? एनसीएफ 2005 की रात, ये आपको सुविधा दाता कहा गया। क्या कहा गया बच्चों का? सुविधा दाता या फैसिलेटर कहा गया, है ना। इसी चीज को फैसिलेटर कहा गया, सुविधा दाता कहा गया है, या इसी चीज को समन्वयक कहा गया है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, इसी को समन्वयक क्या कहा गया है ना। एक सुविधा दाता के रूप में, सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति के रूप में टीचर को देखा गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समझ में आ रहा होगा आपको? कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बेझिझक बताइएगा, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम की डेट आ भी रही है ना। जैसे एनटीपीसी की रुकी हुई थी, तो अभी तो समथिंग आ चुकी है, शायद एनटीपीसी की भी एग्जाम की आ रही है। तो आप लोग के भी जल्द, सीटेट वाले भी परेशान हो, उनकी भी डेट आ जाएगी, है ना, सभी फ्रेंड्सों की यहाँ पर। तो चलिए बताइए, विशेष शिक्षा संबंधी, इससे संबंधित, क्योंकि सभी जैसे एग्जाम रुके तो हुए थे, है ना, लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से सभी परेशान थे, इसलिए रुका हुआ था। तो आपके जल्द ही थोड़ा नॉर्मल भी हो चुका है, तो अब जल्द ही आपके एग्जाम होंगे। हाँ, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखिएगा, है ना। चलिए बताइए, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा जो आपकी है, स्पेशल एजुकेशन है, वो किससे संबंधित है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, या प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, या विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम? आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन बताएं। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, क्या हो जाएगा? विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर जो विशेष आपका शिक्षा है ना, स्पेशल एजुकेशन जो है, वो क्या है? विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम की बात करता है ना। विकलांगों के लिए कुछ शैक्षिक कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं, उन्हीं की ये बात करता है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। बुद्धिमत्ता क्या है? तीव्रतर विकास से जुड़ी है। तो जिसमें क्या कह रहा है? कोई बुद्धि नहीं होती, बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। तो बुद्धिमत्ता जो होती है, मध्यम बुद्धि होती है, उच्च होती है, या मंद। जो बुद्धिमत्ता होती है तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। तो ये कौन सी विकास है? कोई बुद्धि नहीं है, ये मध्यम बुद्धि की, उच्च बुद्धि की, या मंद बुद्धि की? आंसर कीजिए सभी लोग। तो क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? बताएं सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन?
आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, उच्च हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिगम सिद्धांत क्या है? अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? क्या है अधिगम सिद्धांत जो है माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? अधिगम सिद्धांत जो दिया गया है तो माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारी के रूप में, समर्थकों के रूप में। जो अधिगम सिद्धांत में जैसे माता पिता कुछ रोल होता, अहम रोल बताया गया है, तो बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते, किस उनको क्या नाम दिया गया है? उनके बच्चे के विकास में माता पिता के रोल को क्या नाम दिया गया है, बताइए। कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे यहां पर बताया गया है उनको? तो उनको माता पिता को एक प्रशिक्षकों के रूप में बताया गया है। क्या बताया गया है? एक प्रशिक्षकों के रूप में, है ना। ध्यान दीजिएगा, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग क्या है? एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को डॉट डॉट विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। एक समूह समाज मिति विश्लेषण, समाज मिति एक विधियां भी है ना। समाज मिति में होता क्या है, उसमें एक बच्चे की जांच खोजबीन करने के लिए, है ना, उसका एक आइडेंटिफाई करने के लिए या उसका परीक्षण करने के लिए समाज मिति का उसमें एक विधि बनाई गई, जिसमें बच्चे का क्या होता है, समाज में जो कुछ भी बच्चा जहाँ पर उठता है, बैठता है ना, जहाँ पर रहता है, खेलता है, वहीं पर से उस विधि के तहत उसका ऑब्जर्व किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है, उसका छानबीन किया जाता है कि बच्चा किस हिसाब से यहाँ पर रहता है ना, खेलता है, क्या क्या रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको बच्चे का परीक्षण किया जाता है, उसका रिजल्ट बनाया जाता है। किसमें ये प्रयोग किसमें होता है समाज मिति विधि का? ये व्यक्तित्व परीक्षण में होता है कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है ना। समाज मिति विधि के तहत व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है ना, कि इस व्यक्ति का क्या है, व्यक्तित्व कैसा है ना। ये जो आपका व्यक्तित्व दिया हुआ पर्सनालिटी के तहत इसका समाज मिति विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मापने के लिए किसमें किया जाता है? प्रेक्षण या वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ या प्रक्षेपी? फास्ट आंसर करें सभी लोग। तो आपका क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, है ना। मापने के लिए क्या किया जाता है? वस्तुनिष्ठ का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विलियमसन के अनुसार क्या है यहाँ पर? विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्शन का लाभ है? बताइए। पहला, भावनात्मक पहलू के बजाय, यहाँ पर देख लीजिए जो विलियमसन ये के हैं, है ना, मनोवैज्ञानिक है ये, कि इनके अनुसार निम्नलिखित जो निर्देशन परामर्श है तो इनका लाभ क्या होता है? जो निर्देशन होता है ना, निर्देशन जैसे आपने किसी को निर्देश दिया कि बेटा ऐसा तुम काम कर लो, है ना। परामर्श दिया कि बेटा तुम अगर ऐसा नहीं किए हो, है ना, अगर तुम पढ़ाई के टाइम पे अगर पढ़ाई नहीं किए हो, एग्जाम के टाइम अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो अच्छे नंबर नहीं है, ये आपने परामर्श दिया है। अब निर्देशन क्या दिया? बेटा जाओ पढ़ाई करो, ये आपने निर्देश दिया है। अब परामर्श आप क्या करते हो? एक सुझाव देते हो, है ना। तो इनका जो लाभ होता है, तो क्या लाभ होता है? भावनात्मक पहलू के बजाय यहाँ पर भावनात्मक पहलू के बजाय यहाँ पर हो जाएगा बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा बौद्धिक पर जोर दिया जाता है ना। क्या ये ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड है, कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले मार्गदर्शन नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना। फोर्थ कह रहा है पहल को दबाना। आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताएं सभी लोग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। जो आपका निर्देशन और परामर्श होता है तो इसका यहाँ पर कुशल और आश्वस्त होने के लिए अस्वस्थ होना नहीं देता है ना, कि अगर यहाँ पर तुम क्या हो जाओ, अस्वस्थ हो जाओ, कुछ ऐसा हम आपको बोल दें, डांट फटकार लगा दें कि आप अस्वस्थ हो जाओ, इसके लिए मार्गदर्शन नहीं करता है। परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना, है ना, या पहल को दबाना, ये भी आपका नहीं होता है। इसका लाभ क्या होता है? भावनात्मक पहलू के बजाय आप किसी चीज को भावनात्मक तरीके से नहीं, उसको बौद्धिक तरीके से भी आप उसको प्रबल करना चाहते हो, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपका कुशल तो ठीक है, लेकिन यहाँ अस्वस्थ होने की बात वो नहीं करता है ना। चलिए, इसलिए आपका यहाँ पर रंग हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑथेटिक उपकरणों को मुख्य रूप से डॉट डॉट के लिए डिजाइन किया गया। क्या ऑथेटिक उपकरण है जो मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है ना? तो इनमें से कोई नहीं होगा। या शरीर के अंगों को समर्थन करने के लिए, शरीर के हिस्सों की मरम्मत करने के लिए, ना होने वाले अंगों की जगह लगाने के लिए। जो ऑथेटिक उपकरण है एक, है ना, एक मशीन है, इसके मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया, किसके लिए बनाया गया, बताइए। किसके लिए किया गया है ये ऑथेटिक उपकरणों का प्रयोग?
तो ये आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। शरीर के अंगों का समर्थन करने के लिए मुख्य रूप से इसका डिजाइन किया गया है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी, क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो जो मेरे नए साथी जुड़ते जा रहे हैं मैं उनको फिर से समय दे रही हूँ कि आप लोग सभी लोग शेयर करके आएँ, सभी फ्रेंड्स शेयर करके आएँ, ईमानदारी से जाएं और शेयर करके आएँ सभी लोग। मैं उनको समय देती हूँ क्योंकि मैं आप 50+ आज मैं बोल चुकी हूँ आप सबको, सभी साथी को बार बार बोल रही हूँ कि आज 50+ साथी को जोड़ना है। जहाँ से आप लेकर के आए लेकर के आइए आज साथियों को अपने, है ना। चलिए तो डांट फटकार किसी को नहीं लगाना, बस प्यार से ही लेकर के आना है, ध्यान रखिएगा, है ना। मेरी भाषाओं को आप लोग समझिए, आप मेरी सब फैमिली हैं, है ना। तो आप सबका सम्मान करती हूँ, आप सबको मेरे दिल में स्नेह है ना। इसीलिए मैं इतने अधिकार से कहती हूँ, मैं किसी और से ये बात नहीं कहने जा रही हूँ, अपने फैमिली से कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ, है ना। और ये मेरा अधिकार भी है, ये भी समझ लीजिए। जैसे आपका अधिकार है ना कि मेरे से बातचीत करना, है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज देना, वैसे मेरा भी अधिकार है आपसे ये कहने का कि आज आप लोगों को इतना करना ही होगा। चलिए और आप लोग शेयर करके आइए। तो यहाँ पर क्या होगा, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को ... मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। छात्रों के अधिगम को, जब हम किसी छात्रों ने जो सीखा है, अधिगम का मतलब सीखना, फिर उनके रिजल्ट के विषय में हमको कोई आकलन करना होता है कि इनका रिजल्ट क्या है, इन्होंने कितना सीखा है। इस विषय के आकलन को हम ... के रूप में भी जानते हैं, मूल्यांकन को और के रूप में भी जानते हैं, नैदानिक रूप में, बेंचमार्क के रूप में, रचनात्मक, निदानात्मक। फास्ट आंसर करें। अभी हम लोग का फास्ट रिवीजन चला करेगा, है ना। एक सेशन हम चलाएंगे जिसमें फास्ट रिवीजन, फटाफट रिवीजन चलेगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम बस जैसे आपको मालूम है कितने हल्ला बोल कहीं कोई बोल स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको यहाँ पर तैयारी भी उतना होना चाहिए, है ना। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका निदानात्मक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर निदानात्मक, यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो अधिगम ने आपने सीखा, सीखने के बाद हमने जो परिणाम के लिए कुछ आपके यहाँ पर आकलन किए, उसको हमने क्या कहा है, निदानात्मक। हमने परिणाम निदानात्मक में हमने कमियों को देखने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम यहाँ पर निदानात्मक हम क्या करेंगे, उपचारात्मक करेंगे, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा आप लोग, आंसर कीजिएगा सभी लोग। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, सभी लोग आंसर करें। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोहलबर्ग के अनुसार, किसके अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार है, ध्यान रखिएगा, है ना। किसके अनुसार, यहाँ पर कोहलबर्ग जी के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत को कहते हैं। बताइए, यहाँ पर ओरिएंटेशन की बात हो रही है, बताइए किसकी बात हो रही है, ओरिएंटेशन की बात हो रही है ना। तो बताइए यहाँ पर कौन से स्तर में होता है। पहला है जो वहाँ पर होता है, जो ओरिएंटेशन कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत क्या आता है, दंड एवं आगे के प्रति ये ओरिएंटेशन होता है। ये सामाजिक सहानुभूति और विवेक होता है, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता होती है, यह सहायक उद्देश्य और विनिमय होता है। आंसर कीजिए सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। तो ये जो आपका सामाजिक क्या होता है, यहाँ पर सामाजिक सहानुभूति और विवेक, क्या होता है, सामाजिक सहानुभूति और विवेक। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक सहानुभूति और उसका विवेक होता है ना। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये पहला यहाँ पर आपका ये पहला दंड और आगे के प्रति आपका प्री कन्वेंशियल है ना। सॉरी, प्री कन्वेंशियल नहीं, ओरिएंटेशन है आपका यहाँ पर, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं, प्री कन्वेंशियल होता है आपका, है ना, फिर कन्वेंशियल होता है, फिर पोस्ट कन्वेंशियल होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोहलबर्ग की थ्योरी हमने कॉन्सेप्ट क्लास ले रखी है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाइए और आप सभी लोग देख करके आइए, है ना, क्योंकि क्लासेस आप सबके लिए मेहनत करके मैं बनाई हूं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। क्या है, बाह्य प्रेरणा का। आप जानते हो कि एक आंतरिक प्रेरणा होता है, एक बाह्य प्रेरणा होता है ना। मोटिवेशन भी दो तरीके से दिया जाता है, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। तो यहाँ पर जो होगा बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं। पहला है वेतन है, प्रशंसा है, जुनून है, पदोन्नति है। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, आंसर कीजिए। कौन सा बाह्य प्रेरणा का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, जुनून नहीं। रीजन क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका आंतरिक प्रेरणा है। ये क्या है? आपका आंतरिक प्रेरणा है। अब क्यों है भाइयों, आप जान लीजिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन सभी लोग, क्योंकि जुनून जो होता है, जुनून आप उत्पन्न करते हो ना, किसी चीज को जुनून अगर बनाते हो कि नहीं हमको इस बार क्वालिफाई करना है, हमको सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट हमको क्वालिफाई इस बार करना ही करना है, तो ये क्या है? आपके अंदर का एक जुनून है। तो आपने कहाँ से लाया उस जुनून को? वो आपने आत्म स्वयं से लेकर के उस जुनून को आपने पैदा किया है। लेकिन जो वेतन होता है आपको बाह मिलता है, सरकार देती है ना, प्रशंसा भी आपको बाह ही मिलता है, पदोन्नति भी अगर पदों में उन्नति मिलती है तो बाह के द्वारा ही मिलती है ना। ये आपको ऑफिशियली मिलती है, गवर्नमेंट देती है जो ही पदोन्नति देती है, लेकिन आप व्यक्तिगत खुद से नहीं ले लेते हो ना, इसलिए जुनून जो होगा आपके द्वारा होगा। तो ये आपका आंतरिक है, इसलिए ये बाह नहीं है। बाह पूछ रखा था कि कौन सा बाह है, बाह प्रेरणा का उदाहरण नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे क्लियर हो रहे होंगे। अब देख लीजिए सेकंड ग्रेड का ये पेपर है, एमपीटेट सेकंड ग्रेड का पेपर है ना। तो अगर आप लोगों ने इसको क्वालिफाई कर रहे हो है ना, तो लेकर के आ रहे हो अच्छे नंबर, तो बिल्कुल आपके अच्छे नंबर आएंगे है ना। तो आज देखिए कि आज 30 क्वेश्चन टोटल हैं, तो 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं आज आप लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको 28 आए है ना। ओम शिव शक्ति क्लासेस से जुड़ने के बाद आप अगर लोगों ने इतना नहीं किया तो फिर क्या हो सकता है ना, बताइए। फिर मेरे इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप लोग 28 नहीं लाते हो तो है ना। आप लोग सभी कोशिश कीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर? जब शिक्षक क्या करता है, जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रखते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले, जो क्लास में टीचर क्या करते हैं विद्यालय में, क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विशेष आवश्यकता वाले, उनको बहुत जरूरत है, उनको मतलब भावनाएं के लिए, मतलब उनको समझाने के लिए, बातचीत करने के लिए उनको विशेष आवश्यकता है किसी चीज़ की, उनको विशेष आवश्यकता है। अब बच्चे क्या करते हैं? उनको मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं। टीचर क्या करते हैं? मार्गदर्शन, उन्हीं के मार्गदर्शन परामर्श व्यस्त रहते हैं। तो निम्न में से क्या सही है? कौन सा सही ऑप्शन है? पहला क्या है यहाँ पर? शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है। यहाँ पर शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं। इससे अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं और परामर्श देते हैं टीचर, तो क्या उनका ये होगा? शिक्षक अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट हो जाएगा। ये शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं उसमें, उस चीज में। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? शिक्षक के मार्गदर्शन छात्र अध्ययन की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है। बताइए, यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और टीचर क्या कर उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको वहाँ पर परस्पर परामर्श दे रहे हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। क्यों हो जाएगा? कुछ शिक्षक के जो मार्गदर्शन में छात्र अध्ययन की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक क्या करते हैं? व्यस्त महसूस करते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? अध्ययन की प्रक्रिया में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अभी अधिक अपने आप को व्यस्त महसूस करेंगे। अगर बच्चे क्या करेंगे, अगर टीचर उनके साथ क्या कर रहे हैं? अधिक यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को ऐसा फील वो करेंगे कि नहीं हम भी यहाँ पर व्यस्त हैं, हमें भी एक स्थान दिया जा रहा है, हमें भी सर हमको याद करते हैं ना, हमें भी स्पेशल है, हम भी कहीं ना कहीं क्लास में है ना। इसलिए कोई भी कैसा किसी भी तरह से किसी को प्रॉब्लम हो तो ये ईश्वर का दिया हुआ है ना, कोई व्यक्तिगत नहीं लेकर के आता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसको पर्सनली उस रूप में देख करके नहीं, एक इंसान के तौर पर है ना, एक सामाजिक तौर तरीके से हिसाब से लेकर के चलना चाहिए। किसी को भी देखो आप तो है ना। चलिए, तो वो तो ईश्वर का दिया हुआ है, कभी किसी को पड़ जाती है ना, आदमी जो भी नहीं सोचता वो भी जीवन में घटना घट जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या सेंस कह रहा है? ये आपको मालूम है कि कहाँ की बात हो रही है? ये कहाँ की बात हो रही है? जीन पियाजे की थ्योरी की बात हो रही है ना। देख लीजिए कि जीन पियाजे की थ्योरी से कितने ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आप अब सीटेट का एग्जाम दें तब भी वहां से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, एमपीटेट का एग्जाम देंगे तब भी 5 नंबर क्वेश्चन बनता है, या आप यूपीटेट का रीड कर देंगे, आपने एमपीटेट सेकंड ग्रेड का भी आपने देख लिया कि 5 नंबर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं, अभी हमने देख लिया है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा कि चीजें नहीं होती, वस्तुएं यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें नहीं देखा या नहीं अनुभव किया जाता। मतलब कि चीजें नहीं है वहां पर, चीजें वहां पर नहीं है, लेकिन वहां पर वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है। बताइए, तो ये क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है, वस्तु अस्थायित्व कहलाता है, ये मन का सिद्धांत कहलाता है, जीववाद कहलाता है। आंसर कीजिए सभी लोग, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? तो यहाँ का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या होता है बताइए?
कहने का मतलब है कि जब बच्चा क्या करता है बस स्थायित्व में, कि जैसे माँ नहीं भी होती है पर बच्चे को लगता है कि माँ बस यहीं कहीं, वो रोता है ना, छोटा बच्चा रोता है, रोने के बाद उसको महसूस होता है कि नहीं माँ यहीं कहीं है, वो आ नहीं रही है ना। तो चीज़ें वो जैसे बेजान बहुत सारी गुड्डे गुड़िया होती हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं इनमें भी जान है, ये भी हमसे बातचीत कर सकती है ना। वो गुड्डा से ही बात करते हैं ना कि ये गुड्डा बात क्यों नहीं करता, उसको मारते हैं, उसको धक्का देते हैं ना। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, गुड्डे गुड़ियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें जान होती तो बोल पाते हैं ना, वो नहीं बोल पाते, तो उनको लगता है नहीं ये हमारी तरह ही है, ये बात करेंगे हमसे, है ना। तो ये सब चीज क्या कहलाता है, बस अस्थायित्व कहलाता है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या है, यहाँ पर जीन पियाजे की थ्योरी से बातचीत हो रही है। चले तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम ना हो रही होगी, है ना। कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल अभी बताइएगा कि मैम यहाँ पर समझ में नहीं आया है ना। यहाँ पर समझने आए हैं हम लोग, टाइम पास करने नहीं आए हैं ना। चलिए हाँ, कोई अगर टाइम पास करने आया होगा तो ये जरूर कहेगा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास नहीं मिल रही, ये क्लास नहीं मिल रही। अरे जब डेली क्लासेस मिल रही तो आप लोग पता तो कीजिए क्लासेस कब रहती है ना। बार बार मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग के दोपहर 12 बजे रहती है एक बार क्लास रहती है, शाम को 5 बजे मैथ्स की क्लास रहती है, रात्रि के सभी टेट एग्जाम के लिए क्लास रहती है। तो आप लोग को बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, तो सभी आप लोग शेड्यूल को ध्यान रखें। अब आप लोग संस्कृत के लिए भी, जिनका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत होगा तो उनको भी ध्यान दे रखेंगे कि अपना नाम यहाँ पर नोट बता देंगे मुझे। 12 बजे मंडे की क्लास इसमें स्टार्ट होगा, संस्कृत क्लास 12 बजे से मंडे के दिन रहेगा। तो सभी लोग अपना नाम नोट करवा देंगे जिनका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है। मैं यहाँ नाम नोट कर रही हूँ, 30 होंगे तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हमारी पहली क्लास में 30 प्लस होने चाहिए, ये चीज आप लोग शेयर करेंगे, आप लोग जोड़ने का यहाँ पर जिम्मेदारी है। 15 हो चुके हैं, 15 और बाकी हैं, ये आप लोग का दायित्व बनता है आप लोग को जोड़ना, अगर आपको सबको संस्कृत क्लास चाहिए तो। क्योंकि आपको मालूम है कि संस्कृत क्लास की जो आपको पीडीएफ बनेगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर टाइप करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम संस्कृत के जो वर्ड होते हैं थोड़ा अलग होते हैं ना हिंदी से। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए, मेहनत करके तब भी मैं आप लोगों की कोशिश कर रही हूँ, है ना। चलिए बताइए आंसर कीजिए। प्रत्न व त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने डॉट डॉट के महत्व पर जोर दिया। जो प्रत्न व त्रुटि के सिद्धांत है, आपको मालूम है किसने दिया, थॉर्नडाइक जी ने दिया, है ना। तो इनके सिद्धांत के डॉट डॉट पे महत्व पर जोर दिया, प्रेरणा पर, पुरस्कार पर, प्रशंसा पर, दंड पर। जो प्रत्न व त्रुटि है ना, सीखने में उन्होंने क्या थ्योरी दिया है, प्रत्न व त्रुटि मतलब कोई चीज आप क्या करो, प्रयत्न करोगे बार बार तो उसमें पक्का त्रुटि होगी, है ना। त्रुटि किसमें होगी, अगर आप प्रयत्न करो तभी त्रुटि होगी, अगर आप प्रयत्न करना नहीं करोगे तो त्रुटि होगी कहा सकती है ना। ये चीज किसने बात की है, ये थॉर्नडाइक जी ने बात की। तो आंसर कीजिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका मोटिवेट, या आपका प्रेरणा हो जाएगा, है ना। किसके महत्व पर जोर दिया है उन्होंने, प्रयत्न व त्रुटि, प्रेरणा। मतलब आप किसी चीज को कितना भी मोटिवेट कर, प्रेरणा दे रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो बच्चे को, तो वो कितनी अगर त्रुटि करता भी है तो प्रयत्न करते करते वो भी चीजों को सीख लाएगा, है ना। इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखते हैं हम लोग। दंड और प्रोत्साहन क्या है, दंड और प्रोत्साहन डॉट डॉट के घटक हैं, बताइए। जो दंड और प्रोत्साहन है व्यवहारवाद सिद्धांत के हैं, ये डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि के हैं, मानवतावाद सिद्धांत के, संयोजकता सिद्धांत के हैं। दंड और प्रोत्साहन बताइए। ये ध्यान रखिए कि जो आपको दंड और प्रोत्साहन है ये भी आपकी उसमें आता है, प्रेरणा में आता है ना। दंड भी आपका क्या है, आपको बाहर ही मिलता है, प्रोत्साहन भी आपको बाहर से ही मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य प्रेरणा। ये आपके एग्जाम्पल में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके बाह्य प्रेरणा के एग्जाम्पल में ही बन सकता है ना, कि इनमें से बताइए कौन सा बाह्य प्रेरणा के एग्जाम्पल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दंड और प्रोत्साहन भी हो जाएगा, है ना। चलिए तो बताइए इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट ऑप्शन है, व्यवहारवाद सिद्धांत ये कहता है जिसमें दंड और प्रोत्साहन की बात करते हैं, वो कौन करता है, व्यवहारवाद करता है ना। ये संज्ञानवादी नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, दंड की बात संज्ञानवादी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बच्चे क्या करते हैं, स्वयं वो ऑब्जर्व करते हैं, स्वयं वो छोटी सी दुनिया का वो निर्माण करते हैं। बच्चे को क्या बताया उन्होंने, एक छोटा मनोवैज्ञानिक बताया, निर्माणवादी बताया कि बच्चा क्या है, खुद निर्माण करेगा, है ना। बच्चे को एक चीज जरूर है, उन्होंने कहते हैं संज्ञानवादी हो, रचनावादी हो, है ना, वो कहते हैं कि बच्चे को एक माहौल दीजिए, बच्चा अपने आप छोटा वैज्ञानिक वो खोज कर लेगा, आप उस पर परेशान मत होइए, है ना। लेकिन जो व्यवहारवाद है वो उस पर फोकस कर रहा है, दंड और प्रोत्साहन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो बाल केंद्रित, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का उपयोग करता है ना। बाल केंद्रित शिक्षा का उपयोग करता है कौन सा, बताइए। विविध प्रदर्शन, वर्ष अंत मूल्यांकन, रैखिक प्रदर्शन, अनुशासन बल। तो बताइए आंसर कीजिए, और मैं आपको फिर से मौका दे रही हूँ आपको शेयर करने का, 50+ लाइव करने का आप लोग फिर एक मौका दे रही हूँ। सभी लोग शेयर करके, जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग ईमानदारी शेयर करके आएंगे। और मैं सबको यहाँ से देख रही हूँ कितने लोग यहाँ पर शेयर की बटन क्लिक कर रहे हैं।
तो ये जो आपको बाल केंद्रित शिक्षा है वो किस पे उपयोग करता है, विविध प्रदर्शन पर बात करता है। क्या करता है, विविध प्रदर्शन पर बात करता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा ना, विविध प्रदर्शन हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा किस पे बात करता है, विविध प्रदर्शन पर बात करता है, ना कि वो वर्ष अंत मूल्यांकन पर नहीं करता, रैखिक प्रदर्शन पर नहीं करता, अनुशासनात्मक बल पर नहीं करता। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। आज आप लोग किसका यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, एमपी टेट का सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। आज आप लोग सोचिए कि आज हमारे जितने भी नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी इतनी है तो आपके थर्ड ग्रेड की कितना आ सकता है ना। आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, मैं ये क्वेश्चन लेकर के रीजन मेरा यही है कि आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि जब मेरा सेकंड ग्रेड की ये तैयारी है थर्ड ग्रेड की हमारी कितनी है ना, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, है ना। तो सभी लोग ध्यान देंगे, यूपी टेट हो, सी टेट हो, है ना, वो टेट एग्जाम नाम लिख देने से नहीं होता है, क्वेश्चन वहीं से उठते हैं, है ना। चलिए 2+2 को 4 नहीं लिख दिया जाएगा यूपी में ना, एमपी में ना, सीजी में। चलिए यानी कि 4 तो होता ही है, 6 नहीं लिख दिया जाएगा। चलिए ओसीडी का अर्थ है, बताइए ओसीडी का अर्थ है यहाँ पर ऑब्सेसिव कंडक्ट डिसऑर्डर होगा, या ऑब्सेसिव कंप्लेटिव डिसऑर्डर होगा, या ऑब्जेशनल यहाँ पर कंप्लीसिव डिसीज होगा, या ऑब्जेशनल कॉग्निटिव डिसऑर्डर होगा। बताइए ओसीडी का यहाँ पर जो अर्थ है यानी कि फुल फॉर्म है ये क्या होगा, बताइए। तो क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर, बताइए सभी लोग। क्या होगा, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑब्सेसिव कंप्लेसिव डिसऑर्डर होगा। ये क्या है, एक डिसऑर्डर है ना, ओसीडी एक क्या है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंप्लेसिव डिसऑर्डर है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। समान लिंग मित्रता क्या है, समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। जैसे आप क्या है कि समान मित्र लिंगता से मतलब है कि आप लड़के हो तो लड़के से ही मित्रता करना पसंद करोगे, लड़की है तो लड़की से ही मित्रता करना पसंद करेगी। इस दौरान प्रबलित होती है, कौन सी अवस्था होती है, तो ऐसा बच्चा सोचने लगता है प्रारंभिक किशोरावस्था होता है, या प्रारंभिक बचपन होता है, मध्य किशोरावस्था, या मध्य बचपन में ये आपकी भावनाएं होने लगती है कि नहीं मुझे लड़के से ही दोस्ती करनी है, लड़की सोचती है लड़की से करनी है। ऐसी कौन सी अवस्था होती है, आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी लोग। तो ये कौन सी अवस्थाएं में होती है, प्रारंभिक किशोरावस्था में होती है ना। ये कौन सी अवस्था में होती है, ये आपके प्रारंभिक किशोरावस्था में होती है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन सी अवस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था, या कि 12 से 18 वर्ष जो चलती है आपकी, है ना, जो 12 वर्ष से आपकी स्टार्ट हो जाती है, किशोरावस्था आपका स्टार्ट हो जाता है ना। तो देख लीजिएगा आपका पहले कौन सा आपका कहना चाहिए कि शैशवावस्था होता है ना, फिर आपका दूसरा होता है बाल्यावस्था होता है, तीसरा किशोरावस्था होता है, फिर युवावस्था होता है। ये सारी अवस्थाएं आपके चलती रहती हैं, है ना। तो यहाँ से जो आपकी मित्रता के दौरान होती है वो आपका प्रारंभिक किशोरावस्था होती है ना। और स्टैनले यहाँ इनके जनक कौन है, ये क्वेश्चन के आपके बहुत टेट एग्जाम में बनता है, किशोरावस्था के जनक कौन है, स्टैनले हॉल इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। कौन, स्टैनले हॉल जी करते हैं। और इन्होंने कहा क्या है किशोरावस्था के बारे में, इन्होंने आंधी व तूफान कहा है। कौन सी अवस्था कहा है कि व्यक्ति की आंधी व तूफान की अवस्था इन्होंने बताया है। कौन बताया है, स्टैनले हॉल जी बताया है ना। जब जनक की बात आएगी किशोरावस्था की, फोकस कीजिएगा कि स्टैनले हॉल होगा, और जब ये आंधी तूफान की बात आएगी तो स्टैनले हॉल ने ही कहा है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन के डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। क्या है, किसी भी परिस्थिति में क्या होता है, जो बच्चा अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है, समायोजन कर लेता है, तो होने वाले बच्चे के लचीलेपन को, जो बच्चा क्या करता है, लचीलापन करता है वहां पर, तो डॉट उस लचीलेपन को, एडजस्टमेंट के लचीलेपन को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। दृढ़ता जाना जाता है, वांछनीयता, अक्षमता, या ढलनशीलता। सभी लोग आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। सभी लोग बताएंगे और सभी लोग शेयर करेंगे, ये भी बता दे रही हूँ आपको, बार बार बोल रही हूँ शेयर। आज 50+ अगर आप लोगों ने लाइव नहीं लाया तो आज मैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो मुझे मालूम है कि आप सब दुखी नहीं करेंगे और आप भी दुखी नहीं हो, है ना। मैं बार बार बोल रही हूँ इसे दुखी नहीं होइए, क्योंकि रीजन क्या है कि आप सब मेरी फैमिली है, आप सबसे कह रही हूँ, किसी और से नहीं कह रहे जा रही हूँ, है ना, और मेरा अधिकार है कहने का। चलिए बताइए, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चे के लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है, उसको बताइए। ढलनशीलता के रूप में जाना जाता है। किसको, ढलनशीलता को, लचीलेपन को कहा जाता है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, यहाँ से इसका फॉर्मूला भी बनता है, आईक्यू का फॉर्मूला बनता है, आईक्यू इतने स्तर में क्या होता है ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो बताइए यहाँ पर आंसर कीजिएगा सभी लोग, बताएं यहाँ पर।
प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा आईक्यू स्कोर प्रवृत्त होता है? बताइए, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं इनकी पहचान करने में कौन सा आईक्यू स्कोर जो होता है वो प्रवृत्त होता है? आंसर कीजिए सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए यहां पर कितना क्या होगा किसका? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आपका 130 से अधिक हो जाएगा, है ना। कौन सा यहाँ पर प्रतिभाशाली की बात हो रही थी? किसकी बात हो रही थी? प्रतिभाशाली की। पहला ऑप्शन 170 से अधिक, 130 से अधिक, 70 या अधिक, या 120 से अधिक, है ना। तो आपको मालूम है 130 से अधिक या 140 के बीच जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली कहते हैं ना। क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली। अब दूसरा चीज, इसका फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना। ये चीज तो पूछेगा ही आपसे। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ से आईक्यू का फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे? MA अपान CA इंटू 100, है ना। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? MA अपान CA इंटू 100, है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा? पहली मेंटल आई हो जाएगी और दूसरी आपकी रियल आई हो जाएगी। अपान इंटू 100 आपका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम जान लेते हैं। हमने देखा यहाँ पर 130 से अधिक वाले बच्चों क्या कहते हैं? हम प्रतिभाशाली कहते हैं। क्या कहते हैं? हम प्रतिभाशाली कहते हैं, ना। तो यहाँ पर आपकी जो मेंटल एज रहेगी तो उस चीज से रख करके आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब इस परीक्षण को दिया कौन था? तो साइमन बीने जी ने दिया था ना। कौन दिया था? बीने जी ने दिया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 130 से अधिक जो वाले बच्चे होते हैं वो क्या होंगे? प्रतिभाशाली होंगे, है ना। क्या होंगे? प्रतिभाशाली। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा, यहाँ पर आंसर कीजिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन क्या है? यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? बताइए। असुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रबलित प्रतिक्रिया, वातानुकूलित प्रतिक्रिया, तटस्थ प्रक्रिया। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग होता है तो यहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? बताइए, सभी लोग आंसर कीजिएगा, बताएं सभी लोग। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन की प्रक्रिया के माध्यम किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाएगी? तो वो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वातानुकूलित प्रक्रिया। कैसा? वातानुकूलित प्रक्रिया यहाँ पर सीखी जाएगी, है ना। क्लासिकली जो शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन होती है वो वातानुकूलित प्रक्रिया पर फोकस करती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं तो कल जो आपका संडे का यहाँ पर प्रतियोगिता होगी, टैलेंट खोज प्रतियोगिता, वो आपका हिंदी व्याकरण होगी। क्या क्वेश्चन रहेंगे? हिंदी व्याकरण। रात्रि के 9 बजे रहेंगे। सभी फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, है ना। और सभी को बता दीजिएगा 12 बजे से मंडे के दिन संस्कृत क्लास स्टार्ट होगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी रखी हूँ मैं, है ना। और सभी एग्जामों को मैं तहत करके रखी हूँ, है ना। सभी का एनालिसिस की हूँ क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, किस चैप्टर से। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, चूंकि आपको मालूम है कि यहाँ बहुत सारे यहाँ पर लोग एग्जाम डेट को लेकर के पहल बना रखे हैं ना। सभी लोग यहाँ पर सभी टीचर जुड़े हुए हैं, सभी साथी जुड़े हुए हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन वाले जुड़े हुए हैं। तो आपका एग्जाम निश्चित है, एग्जाम होगा ही, है ना। तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपको प्रिपरेशन भी तो होनी चाहिए ना। तो एग्जाम की डेट तो आ ही जाएगी, वो तो एक दिन का 1 घंटे 1 मिनट का काम है, लेकिन आपकी डेट का जो काम है तो आपको करना है ना। तो ये आपको तैयारी यहाँ पर फटाफट करेंगे और किसी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए तैयारी करने में, है ना। चलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वातानुकूलित प्रक्रिया, है ना। चलिए जैसे हम बुद्धि चैप्टर से अभी हमने क्वेश्चन देखा था, क्या देखा था हमने? बुद्धि चैप्टर से। तो वहां से आप जैसे 2-3 यहाँ पर आपका वो डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछता है। तो मैं आपको अलग से क्लासेस नहीं दे पाती हूँ उसकी, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन जान लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने डेफिनेशन दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। तो पहला मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए बता रही हूँ, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कहाँ से बनता है? टर्मन जी से बनता है। बुद्धि की जो परिभाषा पूछी जाती है वो टर्मन जी से पूछी जाती है ना, कि टर्मन जी ने बुद्धि की परिभाषा क्या दी है। तो बुद्धि जिसके बारे में वो क्या कहते हैं कि बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है अमूर्त विचारों, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में, नोट करते रहिएगा, ठीक है, के बारे में सोचने की योग्यता है। क्या है? सोचने की योग्यता। ये कौन कहता है? ये आपका टर्मन जी कहते हैं, है ना। ये योग्यता है, ठीक। चलिए ये आपकी पहली डेफिनेशन हुई। दूसरी डेफिनेशन क्या हुई?
जब जो लोग नहीं कर पाते हैं जल्दी नोट, तो वो लोग वो कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, चलिए दूसरा बुडरो क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं बार बार, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ डेफिनेशन। ठीक है, चलिए बुडरो है, क्योंकि आपको एग्जाम का टाइम है, बिल्कुल मजाक नहीं चलना चाहिए, आपको सीरियस रहिएगा। चलिए, बुद्धि क्या है, ज्ञान, बुद्धि ज्ञान अर्जन, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता। ये किसने कहा है, ये आपके बुडरो जी ने कहा है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जो लोग नहीं लिख पाए हैं। बुद्धि यहां पर क्या है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ये बुडरो जी ने कहा। ठीक, चलिए थर्ड एक देख लेते हैं क्या है, जो बहुत बार क्वेश्चन बार बार बनता है, वो कहां से बनता है, वो वुडवर्थ जी ने कहा। तीसरा क्या है, बुड अभी हमने बुडरो के बारे में जाना, ये वुडवर्थ है। ठीक है, ये कौन है, ये वुडवर्थ। ये क्या कहते हैं, ये बुद्धि के बारे में क्या कहते हैं, ये बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये क्या कहते हैं कि बुद्धि जो होती है एक कार्य करने की बुद्धि है। जैसा कि हमने अभी देखा है कि बुद्धि की जो हमने देखा 130 से अधिक वाले बुद्धि की क्या होते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता दी हूँ, क्योंकि ध्यान था मुझे, है ना, कि आप लोग को ये डेफिनेशन बता दी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और भी मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आपके तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर कीजिएगा सभी लोग। किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका होता है। किसी बच्चे का वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करना चाहते हो तो कौन सा ऐसा तरीका होता है कि जो हम लोग उस तरीके को अपनाएंगे। पहला तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, चौथा मनोविश्लेषणात्मक विधि। बताइए, आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। तो जो किसी बच्चे की वृद्धि और विकास पर आप बात कर रहे हैं, तो मतलब कहाँ पर बात कर रहे हैं आप, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना। ये विकास का एक विधि है ना, किसकी विधि है, विकास की एक विधि, ना कि सांख्यिकी की नहीं, मनोविश्लेषणात्मक की नहीं है, तुलनात्मक की भी नहीं है ना। तो चलिए हम जान लेते हैं। ये फिर एक बार आपको बता देती हूँ कि जो मंडे की क्लास रहेगी, है ना, जो मंडे की क्लास रहेगी, दिन की क्लास रहेगी, वो आपकी दोपहर 12 बजे संस्कृत क्लास रहेगी, है ना। और जो आपकी रात्रि की मंडे की क्लास रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, उसमें भी आपको मैथ्स पेडोलॉजी हम पढ़ेंगे। और कल टैलेंट खोज वाली में आपका हिंदी व्याकरण रहेगा, है ना। क्या रहेगा सब्जेक्ट, हिंदी व्याकरण रहेगा, है ना। क्या रहेगा सब्जेक्ट, हिंदी व्याकरण कल का सब्जेक्ट रहेगा। तो सभी साथियों को सूचित कर दीजिएगा जो आपके साथी छूट गए होंगे। और आज आप यहाँ पर जितने भी साथी लाइव हैं 50+ आज आपके होने चाहिए। आप लोग को अंत क्लासेस की 30 क्वेश्चन के अंत तक आप लोग ये टारगेट अपना पूरा कर लीजिएगा। आज आप लोग टारगेट को पूरा करना है ना। आज मैम को दुखी नहीं होने देना, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत आपको मैं बार बार चिल्ला के बता रही हूँ, है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है ना, एमपी टेट का 2nd ग्रेड में बना हुआ। तो बताइए, आवश्यकता या पदानुक्रमित प्रेरणा एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे किसने प्रतिपादित किया था, मैस्लो जी ने, पियाजे जी ने, पावलोव जी ने, फ्रायड जी ने। फर्स्ट आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैस्लो जी ने बात की थी, कौन किया था, मैस्लो जी ने यहाँ पर आवश्यकता के पदानुक्रमित के सिद्धांत के यहाँ पर बातचीत किए थे ना। उन्होंने एक शंकु दिया, त्रिभुज आकार को उन्होंने दिया था, है ना। पहले उन्होंने रोटी कपड़ा बताया, है ना, अपने आपका जो खाना कपड़ा है ना, मतलब खाना भूख प्यास से पहले उन्होंने बताया, फिर दूसरा उन्होंने कपड़ा बताया, मकान बताया, तीसरा उन्होंने बताया है कि समाज पर कहना चाहिए कि एक जैसे आपको घर मिल, कपड़ा मिल गया, घर मिल गया, मकान मिल गया, तो आपको ये भी चाहत होती है कि कोई दोस्त हो, यार हो, फ्रेंड्स हो। फिर 5वां आपको लगता है कि समाज पे भी हमारी एक रेपुटेशन होनी चाहिए, है ना। तो 5 इन्होंने बताया जो कि मैस्लो जी ने बताया, है ना। कौन बताया है, मैस्लो जी ने आवश्यकता का पदानुक्रमित कि ये आवश्यकताएं मनुष्य में होती हैं, है ना, ये मनुष्य की एक आवश्यकताएं होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे पास है, छोटा मोटा जितना भी मेरे पास ज्ञान है, तो मैं आप सभी को दे पाऊँ, है ना। तो आप लोग अपना यहाँ पर टेट एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि होती है जो हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है। मूल्यांकन होती है, अपसारी चिंतन होती है, अभिसारी चिंतन होती है, संज्ञान होती है। फास्ट आंसर करें। और सभी लोग जो लोग शेयर नहीं किए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको समय दे रही हूँ शेयर करने का, तब तक मैं पानी पीती हूँ। आप लोग यहाँ पर शेयर करके आइए। सभी लोग शेयर करके आ गए होंगे, आई होप, है ना।
तो आप लोग शेड्यूल जान लीजिए, यहाँ पर 12 बजे दिन में क्लास रहती है, सेकंड क्लास 5 बजे शाम को मैथ्स की रहती है ना, सर की रहती है, विजय सर की, और रात्रि की क्लास 9 बजे रहती है ना। तो बहुत सारे साथी यहाँ पर कहते हैं कि मैथ्स में समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हमने सर से बात की है, कोशिश करेंगे वो कि आपको और अच्छे बेटर तरीके से समझा पाएँ, है ना। तो आप लोग जहाँ क्लास अटेंड किया कीजिए, है ना, जहाँ पर समझ में नहीं आता तो आप लोग हमें बिल्कुल बताया करिए। चलिए तो यहाँ पर जान लेते हैं क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन में जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? तो बताइए, मूल्यांकन है, अपसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन या संज्ञान है? क्या जानकारी को मान्य करने में मदद करती है हमको, कि कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन हमें जानकारी को मान्य करने में जो मदद करती है, तो वो क्या कहलाती है? वो आपका एक असेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? असेसमेंट, एक मूल्यांकन कहलाता है ना। हमको एक मदद मिलती है कि चीज़ें क्या चल रही है ना, तो वो हमको कैसे मिलता है? एक हम असेसमेंट करते हैं, एक हम मूल्यांकन करते हैं, वहीं से हमको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत, कितना प्रगति है कितना नहीं, है ना। क्योंकि अपसारी नहीं संज्ञान नहीं। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अभी आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है आपका अपसारी और अपसारी, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि आपसे अपसारी में क्या पूछेगा कि जो मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं, जैसे मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं वो किस टाइप के व्यक्ति करते हैं? वो अपसारी चिंतन वाले करते हैं ना। यहाँ पर जो मुक्त अंत वाले होते हैं और जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं वो किस में आएंगे? अभिसारी में आएंगे। बंद अंत वाले प्रश्न किस में आएंगे? वो आपके अभिसारी में। ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है या आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग है। दो थिंकिंग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं ना, क्योंकि ये थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रही हूँ बार बार। अब आपको किस टाइप का आप समझ, क्योंकि एक मैथ का भी क्वेश्चन बनता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको लग ना रहा हो कि मैम टाइम ले रही हैं तो, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ, है ना, मेरा बताना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी तो आप लोग मेरे भरोसे, इसलिए मुझे बताना जरूरी है ना, इसलिए बता रही हूँ। अब आपके जैसे एक मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा, पहला क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा कि कोई एक संख्या है ना, कि जो आप क्या लिखिए, जैसे कोई एक कहना चाहिए बाय द वे आपको कि 2+2 यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया, है ना। तो ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या आएगा? या दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि यहाँ पर नेहरू जी के बारे में ऐसे लिखिए, तो बताइए कौन सा यहाँ पर आएगा आपका? यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग के तहत आएगा और कौन सा कन्वर्जेंट थिंकिंग? आप लोग आंसर कीजिए, बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। तो आपका जो नेहरू जी के आपका ऐसे है, क्योंकि आपका नेहरू जी से आप क्या ब्रॉड थिंकिंग, आप खुद से सोचो कि नेहरू जी के साथ क्या हुआ था, कैसे रहे थे, सब कुछ इनके बारे में डिटेल। तो ये कौन बच्चा कर सकता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिनकी सोच कैसी होगी? ब्रॉड होगी, मुक्त अंत वाली होगी, है ना। ये आपका हो जाएगा ओपन एंडेड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोज एंडेड आपका हो जाएगा, क्योंकि 2+2 आपको क्या होगा? 4 ही तो होगा ना, 2+2 6 तो होगा नहीं। तो आपका ये एक राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक ही होगा। जहां पर ध्यान रखना है, जिसका आंसर टोटल एक आ रहा होगा वो आपका कन्वर्जेंट यानी अभिसारी होगा। कौन होगा? अभिसारी होगा। और जिसका आंसर, जो भी आंसर आपको बहुत सारी कंक्लूजन पर ले जा रहा होगा, वहां पर आपका अभिसारी अपसारी होगा। यह चीज आपको नोट कर लेना है आज, ठीक है। जो आंसर आपको बहुत सारी दिशाओं में ले जा रहा होगा, 3 4 5 6 7 8 9, वो कौन सा आपका कौन सा थिंकिंग है? अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जो आंसर आपको सिर्फ एक दिशा में ले जा रहा होगा, ये दिशा आपकी ले जा रही है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? वो कौन सी थिंकिंग होगी? अभिसारी होगी, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, और ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर कीजिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। क्या होता है इसमें? पारस्परिक सहयोग अधिक होता है। बताइए किसमें ज्यादा पारस्परिक सहयोग ज्यादा होता है? बताइए, आंसर कीजिए। समूह में, टीम में, समाज में, कक्षागृह में। पारस्परिक सहयोग इसमें सबसे अधिक पाया जाता है। बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। और सभी लोग कल रात्रि के टैलेंट खोज वाली प्रतियोगिता जो यहाँ पर सेशन रहेगा, वो आपका रहेगा हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन रहेंगे, बताई दे रही हूँ आप सबको। और सभी दोस्त लोग को अपने शेयर कर दीजिएगा संस्कृत क्लास के लिए 12 बजे के लिए, है ना, मंडे की क्लास के लिए बता दीजिएगा कि यहाँ पर संस्कृत क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आपका 30 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर टीम हो जाएगा। जो इसे पारस्परिक कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब कि आपको ग्रुप होता है, टीम होता है, एक समूह होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो लर्निंग होती है। ये बात कौन करते हैं? अब ये ध्यान रखिएगा, सीडीपी से जैसे आपको पारस्परिक सहयोग है ना, ये आपकी ये क्वेश्चन इस तरह का बना। अब यही क्वेश्चन पारस्परिक सहयोग से जो आपको क्वेश्चन और भी बनता है, अब यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिकों का नाम दे दिया जाता है, अगर दे दिया जीन पियाजे जी, वाइगोस्की जी, है ना, कोहरबर्ग जी,
या थॉर्नडाइक जी? तो आप लोग आंसर क्या करते कि इनमें से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो पारस्परिक सहयोग लर्निंग पर बात करते हैं? बताइए, अब आप लोग आंसर कीजिए, बताइए सभी लोग कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक, कोहलबर्ग जी हैं, जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की जी हैं, या थॉर्नडाइक जी हैं जो पारस्परिक लर्निंग की बात करते हैं? उन्होंने अधिक फोकस किया, बताइए आंसर कीजिए। तो जो हैं आपके मनोवैज्ञानिक वो कौन है? वाइगोत्स्की जी हैं। कौन है? वाइगोत्स्की जी है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। वो कोलैबोरेटिव लर्निंग, पारस्परिक समूह शिक्षण की बात करते हैं कि बच्चे को आप क्या कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके समूह शिक्षण पर बातचीत करवाइए, है ना। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, टीम हो जाएगा, है ना। तो आप लोग क्लास शेड्यूल जान जाइए। 12 बजे दिन की क्लास डेली रहती है, 5 बजे शाम को रहती है, रात्रि के 9 बजे क्लास रहती है। तो सभी फ्रेंड्स यहाँ पर डेली जुड़ जाया करें, है ना। और आपको सबसे पहला काम ये लोग जरूर कर लीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूरी, जो आपकी बेल रहती है छोटी सी रेड कलर की, है ना। कौन से कलर की? रेड कलर की। मैं आपको कलर बता देती हूँ, ये रेड कलर की रहती है ना। कौन से कलर की रहती है? रेड कलर की। वो आपको क्लिक करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन वहां से मिलेगा, वहीं से लिंक आपको मिलेगी कि यहाँ पर सर की क्लास या मैम की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरा काम, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आपको क्लासेस की लिंक डेली मिल जाएगी, है ना। तो आई होप मेरे माय डियर फ्रेंड्स, है ना, आज आपको समझ में आया होगा। आपने पूरी कोशिश की होगी अपने क्वेश्चन करने की, और आप सभी लोग यहाँ पर आंसर करने के साथ साथ अभी आप मेरे को अपना नंबर बताएंगे, है ना। अब यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज है C10 एंड S-टेट विथ सरिता मैम, विथ सरिता मैम। किससे है? विथ सरिता मैम से है। तो आप लोग यहाँ पर जाइए, है ना, ये फेसबुक पेज पे मेरे यहाँ पर लाइक कीजिए सभी लोग पेज को, और अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर दीजिए लाइक करने के लिए। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग पर्सनल मुझे मैसेज दे सकते हैं, है ना। चलिए, ये आपका टेलीग्राम की लिंक है, तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, तो वहाँ भी लिंक दी हुई है ना। चैनल की लिंक दी हुई है, फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही था फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।